everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we start mass spectrometry. So मास स्पेक्ट्रोमेट्री को शुरू करने से पहले आपने ये देखा होगा कि जब हम यूवी विजिबल आईआर इन सब की बातें करते हैं तब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। एंड मास के लिए हम स्पेक्ट्रोमेट्री वर्ड यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा क्यों है कि हम उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं एंड मास को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, ऐसा क्यों है, तो क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की फर्दर स्टडी करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है कि हम ईएम रेडिएशंस यूज करते हैं, दैट इज वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके। और यहाँ पे स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, हम ईएम रेडिएशंस को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं, ठीक है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी यूज इलेक्ट्रॉन बीम हियर, ठीक है। तो जहां पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करना है उसको हमने नाम दे दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया है उसको हमने नाम दे दिया है स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मतलब डिफरेंस तो है, तभी अलग अलग हमने उनको कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब इट इज, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सैंपल विद द ईएमआर, ठीक है। जैसे हमने एनएमआर का स्टडी करा था तो उसमें भी हमने बोला था कि हम रेडियो वेव्स डालते हैं, ठीक है। एनएमआर में, आईआर में हम आईआर वेव्स डालेंगे, यूवी विजिबल में यूवी विजिबल रेज डालेंगे हम, ठीक है। एंड वो हम क्या करते हैं, हम उसको सैंपल पे डालते हैं रेडिएशंस को, एंड जो चेंजेस होते हैं हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज इट इज, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, दैट इज इट इज द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सैंपल विद द ईएमआर। ईएमआर मैंने इसको बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। बाय इंटरेक्शन of sample with EMR, ठीक है। अब अगर हम स्पेक्ट्रोमेट्री, और यहाँ पे सबसे मैं पहले एग्जांपल आपको बता देती हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जैसे आप आईआर, एनएमआर, ठीक है, यूवी एटसेट्रा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपीज आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती हैं आईआर। और यहाँ पे जब मैं स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करूं सो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विद सैंपल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बीम अगर इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम के साथ सैंपल इंटरेक्शन होगी तो वहां पे चेंज भी तो आएगा। तो चेंज क्या आता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, वो टूट जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। तो इसमें इसको हम कह सकते हैं, इट इज स्पेक्ट्रोमेट्री इज द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन of sample with electron beam, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम से, which result in fragmentation of sample, ठीक है। सैंपल में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। ये तो एक डेफिनेशन आ गई स्पेक्ट्रोमेट्री की, ठीक है। और इसमें एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब ईएम
रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर्टिकुलर सैंपल पे पड़ती हैं तो वो कुछ चेंजेस लेके आती हैं। जैसे आईआर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज बताती हूँ क्या करता है। यहाँ ये क्या करता है, वाइब्रेशंस, बॉन्ड वाइब्रेशंस करवाता है, ठीक है। आईआर की, जब आईआर रेडिएशन को हम सैंपल में डालते हैं, सैंपल उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो बोन्स में वाइब्रेशंस लेके आती हैं, दैट रिजल्ट इन बोन वाइब्रेशन, ठीक है। हम यूवी की बात कर लें, यूवी रेज को जब हम सैंपल पे डालते हैं देन वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, ठीक है। और एनएमआर की बात करें जिसमें हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। एनएमआर का सीरीज में आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री, ये तीनों क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, ठीक है। अब अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फ्रेगमेंटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल या सैंपल आप कह सकते हो, ठीक है। जो भी आपने सैंपल लिया है तो आपको ये पता चल गया कि जब आप इलेक्ट्रॉन बीम डालोगे तो वहां पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशंस होगी। तो अब आपको ये फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगी, कहाँ पे होगी, क्या उसके मैकेनिज्म है, ये सब हमने पढ़ने हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन होने से पहले भी एक प्रोसेस होती है, वो अब धीरे धीरे मैं आपको अब बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, सबसे पहले जब हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की एंड वर्किंग का पता होना चाहिए। मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में ही उसके कंपोनेंट्स की वर्किंग को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो कि कौन से पार्ट में क्या चीज होती है, कौन सी जो प्रोसेस है वो पहले होती है, कौन सी बाद में होती है, एंड उसके बाद हम उसके पर्टिकुलर जो चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है, मैं बनाती भी जाऊंगी कि इस तरह से मैं पहले बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये है आपका सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है। सैंपल का इंजेक्शन जो है, यहां से आप सैंपल को डालोगे, ठीक है, सैंपल इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक प्लेट है, दैट इज हॉट प्लेट, ठीक है, ओके। एंड सॉरी, ये आगे यहाँ पे जुड़ा हुआ है नेक्स्ट चैम्बर से, ठीक है, जिसमें कि यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक फिलामेंट्स लगाए हुए हैं दोनों तरफ, ठीक है, जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे इस चैम्बर को बोलते हैं, इस चैम्बर को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऐसी प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड प्लेट्स, जो क्या करती हैं, स्पीड को इंक्रीज करती हैं, जो यहाँ से यहाँ
आयनाइजेशन चैम्बर है, मतलब आयंस बन रहे होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ से जब आगे को जो आयंस जाएंगे यहाँ पे, तो उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर साइज, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड प्लेट्स लगी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, यहाँ पे आयनाइजेशन हो चुकी है, एक्सेलरेटेड प्लेट्स लगी हुई हैं, उन्होंने स्पीड बढ़ा दी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी, देन सेपरेशन होगी, एंड देन आपकी डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहली जो थी सैंपल इंजेक्शन थी, ठीक है, सबसे पहला क्या था, सैंपल इंजेक्शन, ठीक है। सैंपल इंजेक्शन का क्या काम है, इट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ सैंपल इनसाइड द चैम्बर, ठीक है, इन इंजेक्शन ऑफ सैंपल इनसाइड द चैम्बर, ठीक है। ये काम हो गया इस इंजेक्शन। अब यहां से सैंपल आ चुका है, वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट इस प्लेट पे आके रुकेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये हॉट प्लेट है, तो यहाँ पे आपकी गर्म प्लेट एक तरह से हो गई, तो ये सैंपल आपका जो जिस भी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरह के सैंपल जो हैं यूज हो जाते हैं मास स्पेक्ट्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लो आपने सॉलिड सैंपल लिया है, लेट्स सपोज, तो वो सॉलिड सैंपल यहाँ पे है, हॉट प्लेट पे आके रुकेगा, हॉट प्लेट गर्म है, तो एकदम से उसको क्या कर देगी, वेपोराइज कर देगी, तो सैंपल आपका यहाँ पे गैसेस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, तो दिस इज सैंपल, ठीक है। तो सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि वेपोराइजेशन, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड ये मैं आपको साथ साथ में वर्किंग करा रही हूं, ठीक है। वेपोराइजेशन में क्या होता है, सैंपल गेट वेपोराइज्ड, सैंपल आपका वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ फिलामेंट तक ये जो वेपोराइज सैंपल है वो इस फिलामेंट तक पहुंचता है। अब ये फिलामेंट क्या करता है वो देखो, ठीक है। फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट जनरेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिलामेंट्स जनरेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, यहाँ पे जो सैंपल मॉलिक्यूल आए हैं उसके ऊपर बॉम्बार्ड करा देता है, उससे कलाइड करा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर जैसे ये मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये सैंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट्स इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की बीम भी होगी, ठीक है, एंड यहाँ से आपका सैंपल की बीम जा रही है, तो दोनों में जब कलीजन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, कलीजन हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कलाइड करके इसको आयनाइज कर देता है, या तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा या नेगेटिवली चार्ज कर देगा, या इसका रेडिकल बना देगा, ठीक है, रेडिकल बना देगा। एंड बोम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर विद द सैंपल, एंड क्या होगा, बोम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर विद सैंपल वेपर्स, ठीक है। उसके बाद सैंपल वेपर के साथ जब ये कलाइड हुआ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके रेडिकल भी बन सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी बन सकता है, नेगेटिव चार्ज भी बन सकता है, ठीक है। अब लेकिन तीनों बन सकते हैं, लेकिन
जो आपके यहाँ पे डिटेक्ट होंगे वो होंगे आपके रेडिकल्स, ऑब्वियसली रेडिकल्स नहीं होंगे, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तीनों बनते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिखा गया बोला गया है बुक्स में। कई बुक्स में क्या होता है ना कि पॉजिटिव चार्ज ही बोला जाता है। ठीक है, बाकी दो डिटेक्ट नहीं होंगे तो उनको वो लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन बनते तीनों है। ठीक है, रेडिकल भी बनता है, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बन जाता है। ठीक है, कभी कभी आफ्टर फ्रेगमेंटेशन के बाद रेडिकल भी बनता है, पॉजिटिव चार्ज भी बनता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन डिटेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव स्पीसीज डिटेक्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आयनाइजेशन हो गई है। आयनाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या आप यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका यहाँ पे बन रहा है, और मेनली पॉजिटिव चार्ज ही, मेनली क्या, पॉजिटिव चार्ज ही डिटेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये आयनाइजेशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे इस चैम्बर में, आयनाइजेशन चैम्बर में आयनाइजेशन हो चुकी है, एंड देन ये आयंस जो हैं यहाँ से मूव करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, पॉजिटिव चार्ज बन गया है यहाँ पे आयंस। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज बनता है। वो रेयर केसेस है जब आपका रेडिकल भी बन जाता है एंड आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बन जाता है, तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, मास इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मास इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट कर पाता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद क्या होती है, आयनाइजेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होगा कि अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका है, आयंस बन चुका है। अब आपको पता है जो आयंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते उतने, तो उनको क्या करना होता है, स्टेबल होना होता है। हर चीज को स्टेबल होना होता है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्स में चीज नहीं चाहती कि वो अनस्टेबल स्टेट में रहे, तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल है या आयंस आप बोलो, आयंस बन गया है मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल गेट फ्रेगमेंटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो टू गेन, हम ऐसे लिख सकते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स गेट, आप यहाँ पे आयनाइज्ड मॉलिक्यूल लिख सकते हो, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गेट फ्रेगमेंटेड into different parts। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आप देखो, अब चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल कोई भी होता है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, होती है ना, हम पीछे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का भी पढ़ने वाले थे। ठीक है, अब कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे, कैसे समझोगे, जैसे आप क्या करते हो, कोई आपका दो मैग्नेट ले आए। ठीक है, दो मैग्नेट आपने सपोज कर लो, यहाँ पे ये दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है, ये एक मैग्नेट ये है। यहाँ पे ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। यहाँ पे ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। ठीक है, तो क्या करेगा, हमने ऐसे रखे हैं तो ये एकदम से इस तरह से अपने को अलाइन कर लेंगे, एक दूसरे को सेंस करेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करेंगे एक दूसरे की वजह से। तो वैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको उसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग अपने को एक स्टेबल स्टेट में लाने के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अब फ्रेगमेंट्स जो बने हैं, हमने उनको क्या दे दिया है, यहाँ पे एक्सिलरेटिव प्लेट के हेल्प से हमने दे दिया है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। देन फ्रेगमेंट्स गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आराम से हम ये चीज लिख सकते हैं कि जो फ्रेगमेंट्स हैं आयनाइज्ड फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिफ्लेक्शन हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई। अब डिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो डिफ्लेक्ट कर गए हैं। ठीक है, यहां से अब आप सपोज कर लो यहां से आपके ये इस तरह से 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे M1, M2, M3 3 आ रहे हैं। ठीक है, जो ज्यादा बल्की होगा वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जो हल्का फुल्का होगा उसको जरा सा धक्का लगा नहीं और वो ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगी नहीं तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे आप सपोज कर लो एक जगह पे खड़े हो, आप पत्थर मार रहे हो, एक हल्का पत्थर आप उठा के इस तरह से फेंकोगे, उसको फोर्स दोगे पीछे से, ठीक है, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के रूप में उसको एक फोर्स दी गई है। ठीक है, खुद के पास उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बाहर से एक अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो वो क्या करेगा, अपने को स्टेबल करने के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा, एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से निकालने की कोशिश करेगा। तो जो स्मॉल वाला है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो साइज M3 है वो इस तरह से है, M2 एंड M1 जो है वो ज्यादा ये वे मास इधर को बढ़ रहा है। ठीक है, M1 का मास सबसे ज्यादा है तो वो कम डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, ये बोलने की बात है। तो डिफ्लेक्शन की तो आप देखो यहाँ पे सेपरेशन भी हो चुकी है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन, ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स अकर हियर। अब बुक्स में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग चैम्बर्स दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग चैम्बर, मैंने थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन को भी समझाने के लिए इस तरह से आपको बता दिया है। कईयों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हो रहता है, एक ट्यूब सी बनाई होती है। ठीक है, और कईयों में सिंपल, बिल्कुल सिंपल चैम्बर्स बनाए होते हैं। यहाँ पे एक सैंपल चैम्बर होता है, ठीक है, फिर आयनाइजेशन चैम्बर होता है, एंड देन फ्रेगमेंटेशन चैम्बर होता है, देन डिटेक्शन चैम्बर होता है। इस तरह से आपके चैम्बर्स बने रहते हैं। ठीक है, तो आपको जहां से आपको सही लगे डायग्राम फॉर जो आप वहां से बना सकते हो। ठीक है, अब सेपरेशन हो गई है, उसके बाद हमने क्या करना है, डिटेक्शन करना है। ठीक है, एक डिटेक्टर लगा देंगे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, हम इसकी ये सेपरेटेड जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी डिटेक्शन करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, इट अकर्स बाय डिटेक्टर, ठीक है, एंड गिव स्पेक्ट्रा। फिर हमें स्पेक्ट्रा कंप्यूटर पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, पीसी पे। ठीक है, तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, अब देखो, सबसे पहली बात जो यहाँ पे हमने देखी जब हम डिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, कि डिफ्लेक्शन देखा तो अब डिटेक्शन की हमने, ठीक है, डिटेक्शन कर ली तो जो फ्रेगमेंट डिटेक्टेड हुए वो डिफरेंट मासेस के हुए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूं मैं। तो डिटेक्शन के बाद क्या पता चला, जो फ्रेगमेंट्स डिटेक्टेड आर ऑफ डिफरेंट मासेस। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया है।
ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि m/z रेशो जो हम इसमें देखते हैं वो इनवर्सली लिंक्ड है बाय वन डिफ्लेक्शन के। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आप देखो मास, अगर आपका मतलब ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि अगर आपका मास बढ़ेगा, ठीक है, दैट इज इफ मास मतलब आपका m क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तभी जब हमने यहाँ पर m1 का देखा कि इसका मास ज्यादा है, ये तो ये कम डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरी बात, अगर m/z रेशो जो है m/z ये क्या करे, ये डिक्रीज कर जाए, तो आपकी डिफ्लेक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब हम इसके बेस के ऊपर कुछ चीजें देखते हैं। अब हम इसके बेस के ऊपर क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्लेक्ट मैक्सिमम, कौन सा बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। आपको ऑप्शन दी गई है, ए आपको दिया गया है ये O2 2+ और 16 इसका मास दिया हुआ है। ठीक है, बी आपका ले लो, सॉरी, तो ये है O2 2+ और ये 18 दिया हुआ है। सी आप ले लो, O2+ ले लो। ठीक है, O2+ और ये क्या है, यहाँ पे 16 आपका है। तो अब इन तीनों में से हमने बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे हमें चार्ज भी दिया है, मास भी दिया है। देखो m/z निकाल के देखो। ठीक है, पहले हम ए के लिए निकालते हैं m/z। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो m एक के लिए 16, दूसरे के लिए भी 16, z यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 32/2 तो ये 16 आ जाएगा रेशो। ठीक है, बी के लिए अगर हम करेंगे जो है m/z जो है O2 2+ 18, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप प्रेजेंट है जिसका एक का मास 18, दूसरे का भी 18। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 36/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अब जो C है उसका हम कर लेते हैं O2+ है। ठीक है, तो m/z इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 मास है एक का, दूसरे का भी 16 है। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 है क्योंकि चार्ज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2+ दोनों में था। ठीक है, तो 32/1 तो ये 32 आ जाएगा, सॉरी सॉरी। तो अब ऊपर क्या बोला है, m/z रेशो कम होगी तब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो देख लो m/z रेशो किसकी कम है, तो m/z रेशो देखा जाए ये 32 है, 18 है, 16 है, तो ए ऑप्शन में सबसे कम जो आपकी m/z रेशो है। ठीक है, तो आप ये सकते हो m/z ऑफ ए इज लेस। ठीक है, सो ये जो A है O2 2+ 16, ये वाला जो फ्रेगमेंट आपका बना है, आयन बना है, विल डिफ्लेक्ट मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आज आपका इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म हो चुका है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।